हेलो एवरीवन, क्लास 11 CBSE RBSE विषय हिंदी, पाठ संख्या 5 गलता लोहा। आज बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर इसके आंसर्स की PDF सेंड कर दूंगी, आप होमवर्क नोटबुक में कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। कहानी में वो कौन से प्रसंग आए जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र है। देखिए, धनराम लोहार पिता का बालक था, ठीक है। धनराम जो था वो लोहार पिता का बच्चा था, उसके जो पिता थे वो लोहार थे। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था, ठीक है। उसे मास्टर जी ने 12 का पहाड़ा तो जैसे तैसे याद करा दिया, लेकिन 13 का पहाड़ा याद करना उसके बस की बात नहीं थी। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। मास्टर जो था उनका नाम क्या था, त्रिलोक सिंह। उसे 13 का पहाड़ा याद कराते कराते थक जाते थे और काफ़ी बहुत अधिक उसे संटी डंडी से पीटते थे। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। पिता उसे कौन सा काम सिखा रहे थे? लोहार का काम। वे उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे छड़ी व हत्थे से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या तथा लोहार कर्म की विद्या। दोबारा देखिए, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया हो। देखिए, जो धनराम था पढ़ाई में बहुत अधिक वीक था, उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता था। लोहार परिवार से था, पिता का नाम गंगाराम था। इधर अध्यापक उसे गणित में 13 का पहाड़ा सिखा कर अध्यापक थक गए, लेकिन उसे लर्न नहीं हुआ और वो खूब पिटता था अध्यापक से डंडी से, ठीक है। उधर पिता उसे लोहार का काम सिखा रहे थे, ठीक है। उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना, और जब वहाँ वो गलती करता था तो पिता भी उसे मारते थे। इस प्रकार जो धनराम था वो दोनों विद्याएं साथ साथ सीख रहा था, एक और पढ़ाई और दूसरी ओर लोहार कर्म की विद्या, कि जो उनका पैतृक पेशा था उस काम को वो सीख रहा था। आया समझ बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है? देखिए, धनराम स्वयं को नीची जाति का लोहार था, मोहन ऊंची जाति का। मोहन एक पुरोहित परिवार से था। दूसरे मोहन जो था वो कक्षा में सबसे अधिक होशियार था, इसलिए मास्टर जी भी उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मास्टर जी कहा करते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर उनका तथा स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धन्नाराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था, उसने उसे अपने से ऊंचा मान लिया था। देखिए, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरे और इसके लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं नीचे जाति का हूँ, ये उच्च जाति का है। मैं एक लोहार परिवार से हूँ, ये ब्राह्मण पुरोहित का बेटा है। दूसरा, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है। अध्यापक भी इसे कक्षा का मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है। और अध्यापक को भी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये बड़ा होकर कुछ ज़रूर बनकर दिखाएगा। इसलिए जो धनराम था वो मोहन से स्पर्धा नहीं करता था, उसे अपने से ऊंचा उसने मान लिया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, धनराम और मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और
क्यों? देखिए, धनराम और मोहन जो थे वो बचपन के दोस्त थे, एक स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे। मोहन था वो बहुत होशियार था, धनराम बिल्कुल भी होशियार नहीं था। एक दिन गुस्से में आकर अध्यापक ने तो इतना भी बोल दिया, क्योंकि ये लुहार का बेटा था, तेरे दिमाग में तो लोहा ही भरा हुआ है, अर्थात तू तो बिल्कुल ही बुद्धू है, तुझे कुछ नहीं आता। देखिए, धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ की, हमारा क्वेश्चन है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ और क्यों? जब मोहन ने धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। लास्ट में आपने देखा ना कि किस तरह जो कार्य लोहार का धनराम से नहीं हो रहा था और मोहन ने उसे कर दिया। उसे मोहन की कुशलता पर इतना अधिक आश्चर्य नहीं हुआ जितना अधिक धनराम को आश्चर्य उसके निरभिमान व्यवहार पर। मोहन पुरोहित खानदान का था, ठीक है, उसे ऊंची जाति का माना जाता था। कोई ब्राह्मण बालक लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले कार्य में हाथ नहीं डालता था। धनराम को इसी बात पर आश्चर्य हुआ कि मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम कैसे स्वीकार कर लिया। देखिए, क्वेश्चन है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को गोलाई देने की बात पर आश्चर्य होता है, ठीक है। उसे इस बात का भी इतना आश्चर्य उसे इस बात का भी नहीं होता कि मोहन ये कार्य बड़ी कुशलता से करता है। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि मोहन उच्च जाति का होकर भी, पुरोहित परिवार का होकर भी, लोहार जैसे परिवार के काम को मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम कैसे स्वीकार किया। इस सब को देखकर धनराम को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उनके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? देखिए, लेसन में कहा गया ना कि जब मोहन कहाँ जाता है, लखनऊ आ जाता है। लखनऊ कौन ले आता है? मोहन के जो पिता हैं, मोहन के पिता के रिश्तेदार कोई रमेश नाम का व्यक्ति वो शहर में रहता है और वो मोहन को अपने साथ शहर में पढ़ने के लिए लाता है। तब लेखक ने कहा ना कि मोहन के लखनऊ आने के बाद उस समय लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय माना है। क्यों माना है? देखिए, लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ उसे अपने घर से दूर रहना था, ठीक है। एक तो अपना घर छोड़ा, गांव में रहने पर उसकी शिक्षा के दरवाजे बंद रहे। यहाँ आकर वे रास्ते खुले, उसे पढ़ने का शहर में अवसर मिला। साथ ही उसे नौकरों की तरह रहने के लिए भी विवश होना पड़ा। चाहे यह अध्याय बहुत सुखद नहीं था, परंतु था तो नया ही अध्याय। देखिए, मोहन को अपना घर छोड़ना पड़ा, गांव से शहर में आके गांव से बहुत दूर शहर रहना पड़ा, ठीक है। उसकी शिक्षा के दरवाजे, गांव में उसकी शिक्षा के दरवाजे बंद थे। शहर में आकर उसे शिक्षा मिली, नया स्कूल मिला, लेकिन शहर में आकर उसका जीवन जो था वो नौकरों जैसा हो गया था। नौकरों की तरह विवश होकर उसे अपना वो जीवन जीना पड़ा। चाहे ये अध्याय बहुत सुखद नहीं था मोहन के जीवन का, लेकिन था तो नया ही कि क्या क्या मोहन को नया शहर में आकर मिला। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में मोहन को कौन लेके आया था? उनके बिरादरी का ही कोई व्यक्ति रमेश, जो लखनऊ में रहा करता था। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है, अर्थात जो कह दिया वो
होगा ही होगा। ऐसी किस बात को लेखक ने, देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये शब्द कहे। क्या शब्द? तेरे दिमाग में तो क्या है, लोहा भरा है। विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। जब मास्टर त्रिलोक सिंह जी जब क्लास में, कक्षा में धनराम को तेरह का पहाड़ा सिखाते हैं और धनराम पूरा दिन बिता देता है और वो तेरह का पहाड़ा याद ही नहीं कर पाता, तब मास्टर जी को बहुत अधिक गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, उसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। लेखक ने इन व्यंग वचनों को जबान के चाबुक कहा है। सचमुच देखिए, जबान के चाबुक, जैसे चाबुक से घोड़े को मारा जाता है, तो लेखक ने इन व्यंग वचनों को चाबुक के समान कहा है। सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से अधिक पैनी है। कहते हैं ना, तलवार का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता, कहकर धन्नाराम का मानसिक बल गिरा दिया। मास्टर जी ने जब उसे ये कहा तो उसका मानसिक बल गिर गया, उसके मन पर बैठा दिया कि वह बस लोहार का काम सीख सकता है, विद्या नहीं सीख सकता। तो देखिए, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। जीवन का जबान का चाबुक कहा है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को, समझ आ गया। जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये कहा कि तेरे तो दिमाग में लोहा भरा है, अर्थात तेरे दिमाग में विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, तो इससे धनराम को मानसिक बल गिरा और उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो लोहार के काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा, किसने कही ये बात। यह वाक्य वंशीधर ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा। वंशीधर कौन थे? मोहन के पिता। और किससे कहा? रमेश से कहा। क्यों कहा? जब रमेश ने मोहन को लखनऊ ले जाने की बात कही। किस प्रसंग में कही? अभी मैंने आपको बता दिया, वंशीधर अपने बालक मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंतित थे। उनके आसपास कोई विद्यालय नहीं था जहाँ जाकर मोहन पढ़ सके, और मोहन बहुत होशियार था, पढ़ाई के बारे में चिंतित थे, कोई आसपास कोई स्कूल भी नहीं था। तभी उनकी बिरादरी के एक युवक रमेश ने सहानुभूति प्रकट की तथा कहा कि वे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएंगे, जहाँ उनके परिवार के 4 सदस्य रहते हैं, उसमें एक मोहन भी रह लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शब्द सुनकर वंशीधर गदगद हो उठे, गदगद हो गए, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने कृतज्ञ भाव से वचन कहे, क्या? कि बिरादरी का यही सहारा होता है, ठीक है। किस आशय से कहा? वंशीधर ने यह वाक्य कृतज्ञता के भाव से कहा। कृतज्ञता, किसी का उपकार मानना तो क्या कहेंगे? कृतज्ञता है। आशय यह था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वालों की हर संभव सहायता करते रहें। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इस कहानी में वंशीधर तिवारी का आशय सिद्ध नहीं हो सका। रमेश ने जिस सहानुभूति से मोहन को पढ़ाना सिखाना स्वीकार किया था, उसे वह निभा नहीं सका। उसने मोहन को पूरी तरह शोषण किया। मोहन कई सालों तक केवल रोटी और साधारण सी पढ़ाई की मामूली फीस देकर नौकरी करता रहा। यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक है, शोषण है। ठीक है बेटा, समझ आ गए इसके चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी।
कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? मोहन धनराम लोहार की ऑफर पर बैठा था। ठीक है, तो ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया था? किस बात के लिए कहा गया था? कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कौन सी ऐसी बात के कारण ये कहा गया? मोहन जब धनराम लोहार की ऑफर पर बैठा था तो धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था। तभी मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह किए बिना उस ऑफर पर बैठा और छड़ संभाली और कुशलता से उसे गोल कर दिया। इस सफलता के कारण उसकी आंखों में सर्जन की चमक आ गई। ठीक है, उसे लगा कि यह प्रशंसनीय काम उसके हाथों से हुआ। किस कारण ये बात कही गई? समझ आ गया कि जब मोहन ने लोहे की छड़ संभाली और कुशलता से उसे गोल कर दिया। इसका थर्ड है, वह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह कथन मोहन के जाति धर्म निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है कि मोहन कोई भी जाति पाति को नहीं मानता। वह पुरोहित खानदान का पुत्र होते हुए भी ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो गया। उसने लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले धंधे को सीखा तथा उसमें कुशलता प्राप्त की। उसने जातीय अभिमान को तोड़कर कार्य को महत्व दिया। अपने जाति के अभिमान को तोड़कर एक निम्न जाति के लोहार के काम को सीखा और किया। उसने धनराम के साथ बराबरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भी एक उदारता का परिचय दिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये और क्वेश्चन देखिए। मोहन गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? देखिए, मोहन के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा। गांव में था तो जीवन उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। गरीब पुरोहित परिवार से था। गरीब, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे रोज़ 2 मील ऊंचाई चढ़ना तथा पहाड़ी नदी को पार करना होता था। शहर में आकर भी उसे ये बाधाएं तो नहीं थी, लेकिन संघर्ष और भी कड़े हो गए थे। शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना पड़ता था। रमेश बाबू के घर वालों की हर बात माननी पड़ती थी। जिस पढ़ाई के लिए वह शहर में आया था वह उसे नाम मात्र को मिल सकी। ठीक है, तो उसे गांव और शहर दोनों ही जगह मोहन को क्या संघर्ष करना ही पड़ा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? उनकी खूबियाँ और खामियों पर विचार कीजिए। देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह जो थे एक परंपरागत अध्यापक हैं। वे बच्चों को मार पीट कर पढ़ाई कराने में विश्वास रखते हैं। बच्चों को डांटना, पीटना, कटु वचन कहना मानो उनका अधिकार है। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को डांटते, पीटते हैं, मारते हैं। वे धनराम पर तीनों तरीके आजमाते थे। ठीक है, मास्टर जी के मन में जातिगत उच्चता और नीचता का भाव भी गहरे बैठा हुआ है। इसलिए वे मोहन को प्रेम करते थे तथा धनराम का तिरस्कार करते थे। धनराम को दिमाग में लोहा होने का व्यंग वचन कहना शोभनीय नहीं कहा जा सकता। वे धनराम से मुफ्त में दरातियों पर धार लगवाने को कहते हैं। इनकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों को पढ़ाने, लिखाने, सिखाने और आगे बढ़ाने में रुचि लेते हैं। उनके तरीके अशोभनीय हो सकते हैं, किंतु शिक्षा कर्म में उनकी निष्ठा सच्ची थी। ये मास्टर जी के स्वभाव के गुण और दोषों के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है।
क्या इस कहानी का कोई और अंत भी हो सकता है? ये आप सोच के बताओ। अपना आपका कोई विचार आए तो वो आप अपना भी लिख सकते हैं। इस कहानी के अंत में यह स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहे को गोल करने के बाद केवल सर्जन सुख लूटा, ठीक है, और खेती करने चला गया या इस व्यवसाय को अपना लिया। यदि लेखक सांकेतिक रूप से वहाँ वंशीधर तिवारी को भी आया दिखा देता तो उसकी पीठ पर शाबाशी का हाथ रखवा देता तो कहानी और भी अधिक प्रभावी और स्पष्ट हो जाती कि उसके पिता यहाँ पर आते और उसकी पीठ को थपथपाते और उसे शाबाशी देते तो कहानी का अंत और भी अच्छा हो जाता। ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दिए। आप अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, डाउट्स अपने मन में नहीं रखना। ओके, थैंक यू।